नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, सिर्फ 10 दिन पहले की है, लेकिन है ये ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अरे साहब, ये एक ही तरह की कहानियां, एक ही तरह के अपराध की घटनाएं आप सुना रहे हैं, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो मैं उन भाई से, अपने किस्सा गोई परिवार के उस सदस्य से अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, सवाल इंटरेस्ट का नहीं है। अपराध बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपराध बहुत बड़ा कैनवास है उसका। अपराध वो महासागर है। आज मैं साउथ कोरिया के उस आतताई शासक की एक घटना पढ़ रहा था, जिसमें उसने अपने एक सौतेले भाई की हत्या कराई। मेरा भी दिमाग हत्या के इस तरीके तक कभी पहुंच नहीं पाया, और आज तक उस हत्या में सब कुछ जानने के बाद कुछ नहीं हुआ। आप भी नेट पे सर्च करिएगा। इसलिए मैं ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज को इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो हत्याएं हैं जिनके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। कम से कम पुलिस को तो कोई आइडिया नहीं है। परिवार में एक आध लोगों को ये आइडिया हो सकता है, लेकिन वो कभी बताएंगे नहीं। और जब तक ये अपराध खुलेगा नहीं, पुलिस पर दोषारोपण होते रहेंगे। इसलिए सफाई से किए गए अपराध, सफाई से किए गए अपराध के कारण और सफाई से किए गए अपराध के तरीके आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आसपास परिवेश, जान पहचान वालों के साथ अगर कोई घटना होती है, अपना भी दिमाग लगाएं। ये सिर्फ पुलिस का काम है, तो वाकई पुलिस का ही काम, लेकिन सिर्फ अकेले पुलिस ही इसे करेगी, ये थोड़ा सा अब ज़माने के हिसाब से ये चीज़ें बदल रही हैं। आप भी अपना दिमाग लगाएं। दिमाग तब लगेगा जब आपको हत्या के बहुत ढेर सारे प्रकार की जानकारी हो जाएगी। आज की घटना बिहार के मोतिहारी जिले की है। मोतिहारी जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में 11 सितंबर 2022 को एक 9 साल के बच्चे क्रिश के अपहरण की रिपोर्ट रात में उनके घर वालों ने लिखाई। उसमें ये लिखाया कि उनका 9 साल का बेटा क्रिश अचानक गायब हो गया है। शाम के समय जब वो खाना खाने बच्चों के साथ, शाम को बच्चे खेलते हैं और सामान्य रूप से 6-7 बजे घर आ जाते हैं, माँ खाने के लिए पुकारती है, आ जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। उनकी रूटीन हमारे आपके रूटीन से बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया हुआ करता है। हरपुर राय गांव जो वहाँ का है, मोतिहारी का, हरसिद्धपुर थाना क्षेत्र का, वहाँ का ये बच्चा था क्रिश। पुलिस ने फौरन मुकदमा लिख लिया। आप समझ रहे हैं, जरा सा भी जानकार पुलिस वाला होगा तो वो ये जानता है कि छोटे बच्चों के अपराध को लेकर, छोटे बच्चों से हुए अपराध को लेकर लोग इकट्ठा होते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस साइकोलॉजी को, कि छोटे बच्चे के साथ कुछ भी होता है तो लोग उसे अपने बच्चे से जोड़कर देखते हैं। एक भय का माहौल उनके अंदर पैदा हो जाता है। इसलिए पुलिस ने फौरन, समझदार पुलिस ने फौरन ये मुकदमा लिख लिया। रात में ही पुलिस घर पहुंची लोगों से जानने के लिए कि कहाँ गया था, कब गया था,
किस समय अंतिम बार देखा गया, किसने अंतिम बार देखा, उस समय कहाँ था, सामान्य रूप से कितने बजे खेलने जाता है, किन किन बच्चों के साथ खेलता है और कितने बजे वो खाने के लिए खुद घर चला आता है या उसको बुलाने कोई जाता है। तमामी पूछताछ के बाद भी 3 घंटे पुलिस ने इस पूछताछ में लगाए ताकि कुछ आगे बढ़ा जा सके, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। इसलिए मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम बुलाई गई। आप देख लीजिए कि क्या हाल है पुलिस का। उत्तर प्रदेश पुलिस में तो अब सुधार हुआ है कि आपको एफएसएल की मोबाइल वैन प्रत्येक जिले में है और साइंटिस्ट भी उसको ऑपरेट करने के लिए प्रत्येक जिले में है। लेकिन मोतिहारी पुराना ज़िला है, बड़ा ज़िला है, लेकिन एफएसएल की टीम मंगाई गई मुजफ्फरपुर से और डॉग स्क्वाड मंगाया गया बेतिया से। पुलिस में सुधार की आवश्यकता हर जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में थोड़ी सी ज़्यादा प्रतीत होती है इस घटना को देखने से। हो सकता है उनके पास भी मोतिहारी के पास भी अपनी एफएसएल की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, किसी विशेष कारण से या किसी विशेषता की वजह से उन्होंने एफएसएल की टीम मुजफ्फरपुर से और बेतिया से डॉग स्क्वाड की टीम मंगवाई। जैसा घर वालों ने बताया, कहाँ वो खेल रहा था, कहाँ से गया था, कब वो निकला था, किससे मिला था, कब खेल रहा था, तो इन सब चीज़ों के आधार पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल ने अपनी कार्रवाई पूरी की। दोपहर के 12 बज गए। भीड़ गांव में इकट्ठा हो गई। कारण वही कि बच्चों के साथ हुए अपराध को लोग अपने बच्चों से जोड़कर देखते हैं। ऐसा लगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल, वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे डॉक्टर कुमार आशीष, उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल भेजकर और कोशिश की कि जल्दी से जल्दी बच्चे का कुछ पता लग जाए। शाम को 4 बजे ये पता लगा कि क्रिश का शव उसके घर से 400 मीटर की दूरी में एक खेत में पड़ा हुआ था। पेट उसका फटा हुआ था, काटा गया था, चीरा गया था और ऐसा लग रहा था कि उसमें से कुछ अंग निकाल कर काटे गए हैं। जैसे ही लोगों ने शव देखा, सब एक स्वर से कहने लगे, बच्चा चोरी गैंग आ गया। हालांकि डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि न लीवर इसमें से निकला है, न किडनी निकली है। ऐसा लगता है कि जो अपराधी थे उन्होंने लीवर या किडनी की तलाश में ही दूसरे अंग, स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट काट लिया था और संभवतः वो उसे किसी चीज़ में रखकर काफ़ी दूर किसी नाले या तालाब के किनारे फेंक आए थे। बाद में हालांकि ये रिकवर नहीं हुआ, शायद इसलिए भी कि स्ट्रे डॉग्स यानी कुत्ते या जंगली जानवर उस सॉफ्ट मीट को कह लें या उस सॉफ्ट मांसल पार्ट को खा गए होंगे। बहरहाल जैसे ही उसका शव मिला, हाहाकार मच गया। पूरा घर रो रो के परेशान हो गया। माँ बाप, बहन, भाई सबका रो रो कर बुरा हाल था। बड़ी बहन, जिसके लिए बताया गया, जिसके लिए मोहल्ले ने बताया, गांव ने बताया कि वही सबसे अधिक अपने भाई से प्यार करती थी, भाई से उसी का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट था, वो भी रो रो कर बेहोश हो जा रही थी। पुलिस कहीं पहुंच नहीं पा रही थी। पुलिस ने पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती रही। फिर घर वालों को एक एक करके थाने पर आने की सलाह दी। आप लोग आइए, आपसे हम बातचीत करेंगे, हो सकता है हमारे काम की बात निकल आए।
लेकिन जब पुलिस उसकी बड़ी बहन को थाने पर ले जाने के लिए परेशान हुई तो वो रह रह के बेहोश होने लगी। पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ कि ये इसकी बड़ी बहन है, जवान है, 20-21 साल इसकी उम्र है। गांव में रात में पुलिस ने पूछताछ शुरू की और बात धीरे धीरे निकल कर आनी शुरू हुई। बताया ये गया कि गांव के ही सूरत सिंह उर्फ पिंटू सिंह से मृतक कृष की बड़ी बहन के संबंधों की चर्चा पूरे गांव में है। पुलिस को इन दोनों से पूछताछ करना बहुत आवश्यक लगा, लिहाजा महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर की मदद से कृष की बड़ी बहन और इस सूरत सिंह उर्फ पिंटू सिंह, जो उसी गांव का रहने वाला था, इनको थाने पर लाया गया। दोनों से अलग अलग बात शुरू हुई। 1 घंटे की ही बातचीत में दोनों के बयानों में विरोधाभास आने लगा। पुलिस को कुछ ऐसा लगा कि शायद हम सही ट्रैक पर हैं। और फिर महिला के साथ तो नहीं, क्योंकि उसका भाई, उसकी हत्या हुई थी और अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। पुलिस थोड़ा सा इन सब मामलों में सतर्क रहती है कि घर वालों को, बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ कि घर वालों को तब तक नहीं छेड़ा जाता जब तक मृत व्यक्ति, मृत महिला, मृत बच्चा या जिस किसी के साथ अपराध हुआ है उसका अंतिम संस्कार न कर दिया जाए, वरना पुलिस पर गंभीर आरोप लगते हैं कि साहब इसी के भाई की हत्या हुई, इसी के बहन की हत्या हुई, इसी की माँ की हत्या हुई, इसी के बाप की हत्या हुई, पुलिस इसको तंग कर रही है। पुलिस ज़बरदस्ती इससे गलत बात कबूलवाना चाहती है। इसीलिए थोड़ा सा पुलिस इस मामले में सतर्क रहती है। जब सब क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद परिजनों से ठीक से पूछताछ करती है। बहरहाल सूरत सिंह उर्फ पिंटू सिंह को अलग कमरे में ले जाया गया। जब दोनों में बयानों में विरोधाभास कि कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, कहाँ गए थे, किसके यहाँ थे, बार बार पूछने पर हर बार कुछ न कुछ इनमें से गलती हो रही थी। सूरत सिंह को काफी देर तक, घंटों तक पूछने के बाद सूरत सिंह टस से मस नहीं हो रहा था। तब फिर पुलिस को अपने पर आना पड़ा, वही अपने पर जिसके लिए पुलिस को बदनाम किया जाता है कि साहब पुलिस ने ऐसा कर दिया, पुलिस ने वैसा कर दिया, साहब उसको चोट लग गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। लेकिन बिना उसके मुझे नहीं याद है कि कोई अपराध की स्वीकारोक्ति किसी अपराधी, किसी मुलजिम ने की हो। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, जो जितना हार्ड है या जिसने जितना बड़ा अपराध किया है उसकी स्वीकारोक्ति करने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। बहरहाल सूरत सिंह पिंटू सिंह थोड़ी देर की श्रेणीबद्ध पूछताछ के बाद औकात पर आ गए और फिर उन्होंने सारी बात बताई। घटना कुछ इस तरह की थी कि सूरत सिंह और कृष की बड़ी बहन दोनों शाम ढलते ही एक खेत में घुस गए और बहन का चचेरा भाई, यानी कृष का भी चचेरा भाई, वो बाहर रखवाली करता रहा। उसका नाम था सुजीत सिंह। थोड़ी देर में सूरत सिंह बाहर निकला और सुजीत सिंह भीतर चला गया।
पहले सुजीत सिंह रखवाली कर रहा था, फिर सूरज सिंह रखवाली करने लगा। इसी बीच में बच्चों के साथ खेलते खेलते कृष उसी जगह पहुंच गया जहां पर उसने सूरज को खड़े हुए देखा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भीतर से सुजीत और उसकी बड़ी बहन भी चली आ रही हैं। सामने कृष को देखते ही बहन ने फिर भीतर जाने का प्रयास किया। उसके पीछे पीछे ये दोनों भी चले गए, सुजीत और सूरज। इतनी तेजी से भीतर भागने की वजह से बच्चा था 9 साल का, उसकी बहुत ज्यादा समझ नहीं रही होगी, वो भी इनके पीछे हो लिया। सुजीत और सूरज को बड़ी बहन ने कहा, इसे पकड़ लो, नहीं तो ये भाग के जाएगा और सीधे मां को ये बताएगा। उसने पूछा भी कि तुमने क्या देखा? तो उस अबोध बालक ने कहा कि सूरज भैया और अजीत भैया के साथ तुम खेत में आई स्पाइस खेल रही थी। आई स्पाई का जो खेल बच्चों का बड़ा पसंदीदा खेल होता है, बहुत छोटे बच्चों का, 6-7 साल के बच्चों का, छिप जाना और दूसरे का उसको ढूंढना। इतना सुनते ही वो और आग बबूला हो गई। उसने फौरन इन दोनों से कहा कि अब हम लोगों की पोल खुलेगी, बदनामी होगी और मिलना बंद हो जाएगा। उन दोनों ने उसका मुंह दबाकर, क्योंकि ये खेत नजदीक था, दूसरे खेत तक ले गए। पीछे पीछे बहन भी गई। वहीं पर मुंह दबाकर, गला दबाकर तीनों ने, सूरज, अजीत और कृष की बड़ी बहन ने जब वो तड़प रहा था, पैर हाथ चला रहा था, तो हाथ उसके पैर उसने पकड़ लिए और तब तक पकड़े रही जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। फिर बहन ने दोनों से कहा कि शक हम लोगों पे ही जाएगा, क्या करना चाहिए? सूरज ने कहा कि बिल्कुल शक नहीं जाएगा, मैं घर से जाकर चाकू ले आता हूं और फिर ऐसा कुछ कर दूंगा कि हम लोगों की तरफ किसी की निगाह नहीं जाएगी। थोड़ी देर बाद सूरज घर से एक चाकू ले आया। मृत कृष के पेट को फाड़ दिया। फाड़ के उसमें से कुछ निकाल कर, काट कर बाहर निकाला। शायद उसके दिमाग में यह था कि हाथ डालते ही किडनी या लीवर हाथ में आ जाएगा। बाहर निकालकर उस निकाले हुए जो अंग थे उसको एक पॉलीथीन के बैग में रखकर तीनों वहां से चले गए। रात भर कृष की बड़ी बहन जगती रही। माँ बाप के साथ पूरे गांव में घर घर जाकर उसको ढूंढती रही, बार बार चिल्लाती भी रही। और जो हमें खबर जिन्होंने भेजी है उन्होंने स्थानीय भाषा में ये लिखा है कि वो जितनी देर जहां जाती थी वो रो रो कर कहती थी स्थानीय भाषा में, कहाँ गईलन हमारा रजऊ, यानी मेरा प्यारा भाई कहाँ चला गया, कहाँ गईलन हमारा रजऊ। उसके इस करुण क्रंदन को पूरा गांव बता रहा था। यही कह कह के पूरे गांव में वो बच्चे को ढूंढ रही थी। और जब रात में पुलिस भी आ गई, जब गांव वालों ने कहा कि भाई गुमशुदगी लिखवाओ, पता नहीं, क्योंकि हल्ला उस समय यही चल रहा था, बच्चा चोरी गैंग का। मैंने बच्चा चोरी गैंग पर जो
विशेष एक एपिसोड किया था, उसमें बताया था कि कितने लोग इसी गलतफहमी में बच्चा चोर होने की अफवाह में मारे गए और बहुत से लोगों ने इसी में हाथ साफ किया, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और जैसे ही ये पेट की फटी हुई लाश क्रिश की बरामद हुई थी, आसपास के गांव में ही घंटे भर में यही हल्ला हो गया। वो फोटोग्राफ मैं आपको भेज नहीं सकता कम्युनिटी पर, कि उस कटे हुए पेट और निकाली हुई आंतों के कटे हुए हिस्से को देखते ही लोगों ने कहा बच्चा चोर, उसी गैंग का किया हुआ काम है। यही वो तीनों अपराधी चाहते भी थे, उसकी बड़ी बहन और उसके दोनों प्रेमी क्या, एक तो चचेरा भाई ही था और एक जो पुराना प्रेमी था, जो ओरिजिनल प्रेमी था, सूरत सिंह उर्फ पिंटू सिंह। यही वो चाहते थे कि हम पर इसका शक न हो और ये हल्ला हो जाए कि ये बच्चा चोरी गैंग का काम है। बहरहाल सारी तस्वीर साफ हो गई कि लड़की खेत के भीतर गई, पहले उसका प्रेमी उसके पास गया, चचेरा भाई चौकीदारी करता रहा, फिर सूरत सिंह बाहर आए और चचेरा भाई भीतर गया। फिर दोनों एक साथ अपने कपड़े संभालते हुए बाहर निकले। आप समझ गए होंगे कि वहां खेत में क्या करने गए थे, और जो करने गए थे उसी को लंबे समय तक चलते रहने के लिए, कोई रोक टोक न होने के लिए, किसी का शक न होने देने के लिए सगे भाई की हत्या कर दी गई। मैंने बताया कि जब पुलिस आई थी, जो उसके 2 स्लोगन उस स्थानीय अखबार में जो निकले हैं, नेट पर भी उपलब्ध है, मैं फोटो भी उस प्यारे बच्चे की पोस्ट कर रहा हूं, बड़ा दुख होता है उसे देखकर। जब पुलिस आई तो सबसे ज्यादा वही चिल्ला रही थी, बहन, और उसने यही कहा कि रजऊ के मरे के बाद अइला तू लोगन, हत्या के बाद अइला तू लोगन। ये मोतिहारी बिहार की भोजपुरी, शुद्ध भोजपुरी भाषा है, यानी हत्या के बाद तुम लोग आए हो। तो ये लोमहर्षक घटना, रूह कपा देने वाली घटना, जिसमें बड़ी बहन ने अपने अबोध 9 साल के भाई की नृशंस हत्या कर दी। एक तो हत्या, दूसरे पेट फाड़कर अंगों को निकालकर, सिर्फ इसलिए कि शक बच्चा चोरी गैंग पर जाए। इस बड़े खुलासे के लिए तीसरे दिन ये खुलासा हो गया। एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हम इसका स्पीडी ट्रायल कराएंगे, कोशिश करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में 4-6 महीने में ही इसका फैसला हो जाए। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे प्रकरण में दिन रात एक करके जो मेहनत करने वाले अधिकारी थे, अरेराज एसडीपीओ, इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष हरसिद्धि, ज्वाला सिंह, इन लोगों के बारे में ये कहा, इनको सब पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, पुरस्कृत किया जाएगा। इनके इस सराहनीय कार्य के लिए अधिकारियों से भी अनुरोध किया जाएगा कि उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए। वाकई ये काम बहुत कठिन, बहुत दुरूह और बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच में सच्चाई को जान लेने की जो चाहत थी उस पुलिस टीम में, उनकी वजह से इस घटना का पर्दाफाश हुआ। आज की घटना, जिस 9 साल के भाई को 9 साल तक लगातार राखी बांधी एक बहन ने, उसी भाई की इतनी निर्मम हत्या की कि शैतान की रूह भी कांप जाए। भाई बहन के रिश्तों का इतना अपमान शायद ही सुना गया हो। देखिए, अगर भाई बहन वयस्क हैं
प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, पैसे के लेन देन का कोई विवाद है, दोनों परिवारों में कोई नया विवाद आ गया है, ऐसे में भाई के द्वारा बहन की हत्या ये तो थोड़ी सी सामान्य बात है। लेकिन कोई वयस्क बहन, समझदार बहन, माना जाता है कि वयस्क का मतलब समझदार, जिसके अंदर संवेदना हो, जिसके अंदर समझ हो, उसने अपने इतने छोटे भाई, जो कि निरपराध भी था, निरीह भी था और बेचारा शायद अज्ञानी भी था, उसकी इतनी बेदर्दी से हत्या करना, वो भी अपने अनैतिक और अवैध संबंधों को बचाने के लिए। आगे ये संबंध निर्बाध गति से चलते रहें उसको चलाने के लिए, और बाकी परिवार के लोगों से इस संबंध को छिपाने के लिए इतनी निर्मम हत्या की गई। मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद एक पुलिस अधिकारी के रूप में हर हाल में इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की संज्ञा दूंगा। अब अदालत माने न माने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम, ये अदालत जाने। देखिए, राखी, रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन की पवित्रता भी इस हत्या के कारण दूषित हुई है। सामान्य सामाजिक चलन या व्यवस्था भी भंग हुई है। भाई बहन के प्यार की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक चलन है, वो भी भंग हुआ है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसमें कम से कम बहन को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए या मिलेगी, अगर प्रोसिक्यूशन ने केस को प्रॉपरली प्रेजेंट कर दिया, एविडेंस प्रॉपरली रखे गए, तो हर हाल में इसमें सज़ा फांसी की कम से कम बहन को ज़रूर होगी। देखिए, आज की घटना में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए थी, या ऐसी घटना में क्या सावधानी रखी जाए। जैसे में दो वयस्क लड़का लड़की, चाहे जिस रिश्ते को हों, उनके एक साथ रहने, एक छत के नीचे रहने या आने जाने पर मैं तमाम आपको बातें बताता हूँ कि ऐसा नहीं होने दें। लेकिन इसमें तो वो बेचारा बहुत छोटा और बहुत अबोध था। ये सावधानी इस घटना में शायद लागू नहीं होगी, और मेरी समझ से परे है कि ऐसा उस लड़की ने, उस महिला ने क्यों किया, सिवाय इस बात के कि भोग और वासना में बहन अंधी हो गई थी। उसे रिश्तों का जो पवित्रता है वो भूल गई, आंखों के सामने पर्दा पड़ गया। और अक्सर इस तरह की घटना में आप कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि घोर कलयुग आ गया। कलयुग को कोसा जाता है कि साहब ये कलयुग की देन है। द्वापर त्रेता में ऐसा नहीं होता था, ईश्वर जाने होता था या नहीं होता था, लेकिन इस कालखंड को कलयुग कहा जाता है, और इस तरह की बातों पर हमेशा कलयुग को ही दोष दिया जाता है कि घोर कलयुग आ गया। और ये भी लोग कहेंगे इस घटना के बाद, ये कलयुगी बहन थी। मैं कौन सा कालखंड कब था, हमारे वेदों में, पुराणों में, ऋचाओं में, संतों की वाणियों में हमेशा इस युग के बारे में बताया जाता है। कौन कौन से युग हो गए इसके बारे में भी बताया जाता है। एक चंडीगढ़ के कवि हैं दिलीप कुमार जी, उनकी एक कविता मैंने कलयुग की आहट पढ़ी थी कभी, आज मैंने ढूंढ के निकाला भी उसे। बहुत अच्छी कविता, आज के परिदृश्य में जिसे कलयुग भी कहते हैं, शायद वो सबसे सटीक कविता होगी। धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं श्री दिलीप कुमार जी का, जो चंडीगढ़ से हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी थी, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सुनिए
क्योंकि आज की इस घटना पर ये बिल्कुल सटीक बैठती है। सुनिए। और फिर इस दौर में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटनाएं, ये घटना या कोई भी घटना हो, रिश्तों को कलंकित करने वाली घटनाओं को कलयुगी मन या कलयुगी आंखों से जरूर देखिए। कविता बहुत अच्छी है, जिसमें वो कहते हैं कि बिखरते रिश्ते कलयुग की निशानी है, रिश्तों की बढ़ती दूरियां हर किसी की जुबानी है। कहते हैं भाई का भाई बन गया दुश्मन, ऐसी भी क्या बन गई मजबूरी है। बाहर ढूंढे धर्म का भाई, फिर भी लगती फैमिली अधूरी है। बिखरते रिश्ते कलयुग की निशानी है, रिश्तों की बढ़ती दूरियां हर किसी की जुबानी है। अपने सब लगे पराए, दूसरे ही सब प्यारे, अपने सब लगे पराए, दूसरे ही सब प्यारे हैं। घर वालों को छोड़ अकेला, खुद बाहर लूट रहे नजारे हैं, खुद बाहर लूट रहे नजारे हैं। बिखरते रिश्ते कलयुग की निशानी हैं, रिश्तों की बढ़ती दूरियां हर किसी की जुबानी हैं। घर में माँ बाप तरसे रोटी को, घूम रहे वो तीर्थ सारे हैं। माँ बाप के लिए समय नहीं, दूसरों के साथ रिश्ते निभा रहे हैं। बिखरते रिश्ते कलयुग की निशानी है, रिश्तों की बढ़ती दूरियां हर किसी की जुबानी है। बहन लगे भाई को पराई, बीबी की बहन ही प्यारी है। बिखरते रिश्ते कलयुग की निशानी है, रिश्तों की बढ़ती दूरियां हर किसी की जुबानी है। आशा है आप श्री दिलीप कुमार जी की इस बात से, इस कविता से सहमत होंगे, और जो मैंने कुछ इसके विश्लेषण में बताया है उससे भी आप सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।